अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कौन नहीं जानता। तारीख़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात से भरी पड़ी है। जहाँ तारीख़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहादरी और दलेरी की दास्तानों से लबरेज़ है, वहीं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की रहमदिली और खुदा तरसी भी ज़ुबान ज़द आम है। ये उस वक्त की बात है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र पर हुकूमत किया करते थे। ये वाक़या और इस मुअम्मे को हल करने का अनोखा अंदाज़ पूरे मिस्र में मशहूर हुआ। किस्सा कुछ यूं है कि मिस्र में रियात नामी एक कबीला मौजूद था। इसके रहने वाले पेशे के एतबार से माहीगीर थे, जो कि दरिया से मछलियां पकड़कर अपना गुजर बसर किया करते थे। इस कबीले में तालीम आम थी, लिहाजा यहाँ पर पढ़े लिखे और समझदार लोग भी मौजूद थे। उस वक्त एक नामी ग्रामी माहीगीर मूसा हुआ करता था, जो कि अपने पेशे के एतबार से बड़ा माहिर समझा जाता था। एक दिन मूसा दरिया में माहीगीरी कर रहा था। इसने मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में जाल फेंका। जब इसने जाल को खींचा तो उसको जाल बहुत भारी महसूस हुआ। इसने जाल को खींचकर कश्ती पर उठा लिया। इसको जाल में एक थैला नजर आया। वो थैला बहुत खूबसूरत, नहायत कीमती और अपनी बनावट के लिहाज से इंतहाई दिलकश मालूम होता था। माहीगीर खुश हो गया कि शायद इसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है और इसके हाथ कोई खजाना चढ़ा है। इसने तेजी और बेसब्री से थैले को खोलना शुरू कर दिया। थैला खोला तो उसमें से सुर्ख ईंटें निकलना शुरू हुईं। छठी और आखिरी ईंट के बाद जो निकला, इसने माहीगीर के होश उड़ा दिए। पहले तो मूसा माहीगीर डर गया, क्योंकि थैले में किसी औरत के कटे हुए बाजू थे। मूसा माहीगीर कुछ सोचता रहा। फिर इसने इन बाजुओं को दोबारा थैले में डालकर थैले को दरिया में फेंकने का सोचा, लेकिन फिर इसने कुछ सोचते हुए बाजुओं को दोबारा उसी थैले में डाला और कश्ती को किनारे की तरफ मोड़ लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से इजाज़त थी कि कोई भी ज़रूरतमंद बिला झिझक इसके दरबार में किसी भी वक्त आ सकता है। यही वजह थी कि मूसा माहीगीर ने इस थैले को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में पेश करने का फैसला किया। जब थैला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में पेश किया गया तो सारा वाक़या सुनाया गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बाजुओं को थैले से निकालकर बगौर इसका जायज़ा लिया। औरत की उंगली में एक अंगूठी नज़र आई, जिसको निकालकर सुल्तान ने यह अंगूठी अपने वज़ीरों और मुशीरों के हवाले की कि बाज़ार में जाकर मालूम किया जाए कि यह अंगूठी किस सुनार ने बनाई है। अंगूठी को लेकर तमाम बाज़ार में चक्कर लगाए गए, लेकिन किसी भी सुनार ने इस अंगूठी को बनाने से इनकार कर दिया कि यह अंगूठी हमने नहीं बनाई, ना ही हमने आज से पहले इस किस्म का डिज़ाइन देखा है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने थैले के ज़रिए मुजरम तलाश करने की कोशिश की। सुल्तान ने कहा कि इस थैले को लेकर तमाम ताजरों के पास जाओ, जो कि चमड़े का कारोबार करते हैं। उनसे पूछा जाए कि ये चमड़ा कौन बेचता है, उनसे किसने खरीदा और इसके बनाने वाला कौन है। चमड़े को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही पूरे बाजार में पूछते फिरे, लेकिन सब ने कह दिया कि ये थैला हम में से किसी के पास नहीं है और ना ही हमने आज से पहले इस किस्म का थैला देखा है। शाम हो गई। जब सिपाही बाजार की आखिरी दुकान पर गए तो वहाँ एक 80 साल के बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि ये थैला इस बाजार का नहीं है और ना ही इस किस्म का चमड़ा यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा। मैं एक चमड़ा बेचने वाले ताजर को जानता हूँ, मैं आपको उसका पता बता देता हूँ। वही आपको बेहतर बता पाएगा कि ये चमड़ा कहाँ मिलता है। जहाँ एक तरफ थैली की तलाश जारी थी, वहीं दूसरी तरफ औरत को भी तलाश किया गया। सुल्तान ये सब देखकर हैरान थे और इन्हें अपनी आंखों देखी सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे दौरे हुकूमत में मेरे इलाकों में ये काम हो रहा है और मुझे इसकी खबर भी नहीं। इन्हें अपनी लाइल्मी पर अफसोस हो रहा था और हल्की हल्की आवाज़ में बड़बड़ा भी रहे थे कि ऐसा कौन जालिम है जो औरत को काट कर थैले में डाल दे और सुल्तान को खबर ही ना हो। ऐसे में मूसा माहीगीर बोल उठा, जनाब ऐसा भी तो हो सकता है कि औरत को मारना मकसद ना हो, सिर्फ इसको माजूर करना मकसद हो। गर्ज के दरबार में कई तरह की बातें होने लगी। सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। सुल्तान को मूसा माहीगीर का मशवरा पसंद आया कि औरत को मारा नहीं गया, माजूर किया गया है। लेकिन सुल्तान ने कहा कि जिस तरह औरत के बाजू काटे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा होगी। लेकिन फिर भी चलो, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करता हूँ। सुल्तान ने अपने वजीरों और मशीरों के जिम्मा लगाया कि पूरे शहर की तलाशी ली जाए कि किस औरत के दोनों बाजू कटे हुए हैं। अब सिपाहियों की एक टीम, जिसमें औरतें भी शामिल थी, शहर की तरफ रवाना कर दी गई। औरतों ने घरों के अंदर तक जाकर तलाशी ली, लेकिन वो अपनी तलाशी में नाकाम हुए और इन्होंने आकर बताया कि ऐसी कोई भी औरत नहीं है कि जिसके दोनों हाथ कटे हुए हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशान हो गए कि यह मामला जितना सीधा नज़र आता है उतना सीधा है नहीं।
बल्कि मामला और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। अब जैसा कि एक 80 साला बूढ़े दुकानदार ने चमड़े का बताया था कि इसका ताजर फलां जगह पर है, तो अब सुल्तान का खास सिपाही अली बिन सुफियान इस चमड़े के ताजर की तलाश में निकल गया। और जैसे ही वो चमड़ा बेचने वाले ताजर के पास पहुंचा, तो उसने इकरार किया कि हाँ, ये चमड़ा बहुत कीमती है और इसको हर कोई नहीं खरीद सकता, और ये पूरे शहर में सिर्फ मेरे ही पास होता है। अली बिन सुफियान ने इससे कहा कि पिछले 2-3 दिन में तुमसे कौन ये चमड़ा खरीद चुका है। ताजर ने बताया कि एक शख्स है जिसने मुझसे 2-3 दिन पहले इस चमड़े को खरीदा है। अली बिन सुफियान ने इस आदमी का पता लेकर उस आदमी तक पहुंचा, तो इस आदमी ने भी इकरार कर लिया कि हाँ, ये चमड़ा मैंने खरीदा है और इसका मैंने थैला बनाया और इसमें सामान भरा, और मैं कश्ती के ज़रिए एक किनारे से दूसरे किनारे सामान फ़रोख्त करने जा रहा था कि मलाह को ये मेरा थैला बहुत पसंद आ गया, और इसने कहा कि मुझे ऐसे ही महफूज और ख़ूबसूरत तरीन चमड़े की तलाश है कि मेरी मश्क टूट चुकी है, मुझे पानी भरने में तंगी होती है, मुझे ऐसा चमड़ा ला दो कि मैं मश्क बना सकूं। मैंने उसको अपना ये थैला तोहफ़तन दे दिया, और जब मैं उतरा तो उस मलाह ने मुझसे कश्ती का किराया नहीं लिया। उसने कहा कि आपने मुझ पर एहसान किया है, मैं आपसे किराया नहीं ले सकता। ये बात करते हुए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। ताजर ने कहा कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। अली बिन सुफियान ने उससे कहा कि मुझे मलाह का पता बताओ, और फिर अली बिन सुफियान मलाह को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में हाजिर हो गया। मलाह को सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हो चुका था। वो घबराया हुआ था कि मुझे जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में पेश किया गया है, तो यकीनन इसके पीछे वही वाक़या है। सुल्तान ने कहा कि ऐ ज़ालिम इंसान, ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि जैसे तूने इंसान के साथ किया। मलाह ने बताना शुरू किया कि सुल्तान मुअज़्ज़म, पहले आप मेरी कहानी सुन लें, उसके बाद जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। मेरी कश्ती में जो भी सफ़र करता, एक ही बात करता, एक औरत की आवाज़ की तारीफ़ें करता, जिसको सुन सुनकर मैं तंग आ चुका था। अब मैं जलने लगा था। जो भी सवारी करता वो एक ही औरत की तारीफ़ें करते करते पुल बांध देता। एक दिन मैंने तंग आकर एक सवारी से पूछ लिया कि वो कौन औरत है जिसकी आवाज़ की तारीफ़ तुम करते हो, तो उसने कहा कि तुम भी सुनो, तुम भी दीवाने हो जाओगे। मैंने सवारी से इसका अता पता लिया और पहुंच गया। उसकी आवाज़ वाकई बहुत दिलकश और ख़ूबसूरत थी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। हर बंदा मदहोश बैठा था, और ख़ूबसूरती भी इसकी बेमिसाल थी। वो एक रईस की लोंडी थी, और रईस ने इसे तवाइफ खाने पर बैठाकर पैसा कमाने का ज़रिया बनाया हुआ था। मुझे शायद पहली ही नज़र में उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने घर आकर बहुत सोचा, मगर मैं उसकी सोच के अलावा कुछ और ना सोच सका। रईस के पास गया कि मैं तुम्हारी लौंडी खरीदना चाहता हूँ। उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ। मुझे बड़ा बुरा कहने लगा। मैंने कहा कि तुम कीमत बताओ। उसने जो कीमत बताई वो सुनकर मैं खामोश हो गया। मैंने घर आकर अपनी तमाम जमा पूंजी को जहन में रखकर हिसाब लगाया, तब भी इतनी कीमत नहीं बन रही थी जितनी कि रईस ने मांगी थी। मेरे बाप दादा की विरासत से छोड़ी हुई 5 कश्तियाँ थीं मेरे पास, जिनको मैंने किराए पर चढ़ाया हुआ था, और मेरी जमाशुदा रकम 5000 दिनार भी थे। मैंने कश्तियाँ बेची, 5000 दिनार लिए और सब इकट्ठा करके उसके पास पहुँच गया और इस लौंडी को ख़रीद लिया। इससे निकाह किया और घर बसा लिया। 6 महीने गुजर गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने एक कश्ती किराए पर ली और उससे अपना गुजर बसर करने लगा, और साथ ही मैंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक कश्ती भी बना ली। एक रात मैं और मेरी बीवी सोए हुए थे, तो सुबह उठा, मेरी बीवी मौजूद नहीं थी। मैंने इसको पूरे घर में तलाश किया, वो कहीं नज़र ना आई। मेरे दिल में शक पैदा हुआ, तो मैं रईस के कोठे पर गया। मुझे वहाँ पर वो गाना गाती सुनाई दी। इसी तरह महफिल भी जमी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रईस से भी बात की और उस औरत से भी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। अब मैं सोच में था कि मैं किस तरह उनसे बदला लूं, क्योंकि वो औरत असल में उसी रईस की बीवी थी, और रईस हर थोड़े अरसे बाद यही काम करता था कि उस औरत को किसी को बेच देता था, और वह औरत कुछ अरसा उसके पास रहती थी और फिर वापस रईस के पास आ जाती थी। इस तरह रईस ने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली थी। मैं उनसे बदला लेना चाहता था कि मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी मेरे हाथ से लुट चुकी थी। एक दफ़ा रईस और उसकी बीवी दरिया के किनारे से गुजर रहे थे। मैंने डंडे मार मार कर रईस को बेहोश कर दिया और औरत के बाजू काट कर थैले में डालकर उसको दरिया में फेंक दिया, और उस औरत को वहीं किनारे पर ज़मीन में दफना दिया। सुल्तान के दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। फिर सुल्तान ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था।
اب سلطان نے ملاح کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ اس کو پھانسی دے کر سر عام لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ 10 دن تک ملاح کی لاش درخت سے لٹکتی رہی اور ہر آتے جاتے چھوٹے بڑے بزرگ عورت نے سب نے دیکھا۔ یہ واقعہ مصر میں بہت مشہور ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔